नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। दुनिया भी बदल रही है, ज़माना भी बदल रहा है, हालात भी बदल रहे हैं। कराची के वासी तमाम एक दफ़ा कलमा शहादत ज़रूर पढ़ लें। मैं वजाहत के साथ बता रहा हूँ, हालात ठीक नहीं हैं। लर्ज़े का बार बार आना, ज़लज़ले का बार बार आना, ये एक गैर फितरी अमल है। आपके महकमा मौसमियात के लोग चांद की तारीख तो बता नहीं सकते, ये ज़लज़लों के बारे में क्या बताएंगे। इनकी बातों में मत आएं, ये मामूली सा होता है, ये यूं होता है, जो ज़मीन होती है उसकी पेट में गैस भर जाती है, फिर लांडी में गैस भर गई है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता छूटेगी। इनकी बातों में मत आएं, ठीक है। ज़लज़लों के बार बार आना, कुदरती आफात का बार बार आना, यह आपके अमाल से जुड़ा होता है। आप मेरी बात ना माने, आप अहले इल्म की बात मान लें, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को ये बातें कहाँ समझ में आएंगी, आप लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी। खैर, ज़लज़ले के लिए ये कहूँगा कि बाकी सब के लिए तो बड़ा खौफनाक साबित हुआ, लेकिन मलीर जेल के वासियों के लिए ये कुछ ऐसा पैगाम लेकर आया, समझ नहीं आ रही अभी तक। दीवार कच्ची हो गई, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। यार, तुम लोग हर जगह अरमगान वाली स्टोरी क्यों फिट कर देते हो? एक बात किया करो, कोताही हुई, गलती हुई, ये मसला है। दीवार कच्ची हो गई, ये यूं हो गया, फलां हो गया, ढींगा ढमकाना, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। अब आ जाओ मईशत पर, क्योंकि यहां पर भी आप वही हरकतें कर रहे होगे, वही स्टोरी टेलिंग करोगे ना। देखो, रॉन्ग स्टोरी टेलिंग से स्टोरी चेंज नहीं हो जाती। एक चीज मैंने सीखी है, सच आप बोलो, नो टेंशन। झूठ बोलोगे ना, झूठ के पैर नहीं होते, पकड़े जाओ। फ्रॉम ए पर्सन जिसने बचपन में, जवानी में बहुत झूठ बोला और उस झूठ से कुछ नहीं मिला, एक दिन मैंने फैसला किया कि साहब अब मैं झूठ बहुत कम बोलूँगा, ज़्यादा सच बोलूँगा। ये तो सच है ना। जो कोई बंदा कह दे मैं कभी झूठ नहीं बोलता, वो तो झूठा होगा ना। लेकिन मैंने आपको बोल दिया, मैं अब झूठ बोलता हूँ, बहुत ही कम झूठ बोलता हूँ, ज़्यादा सच बोलता हूँ। बड़ा फ़ायदा रहता है, अल्लाह का करम है। छोटा सा एंकर हूँ और मशहूर में मारूफ एंकरों से ज़्यादा हूँ सारी दुनिया में। वजह शोहरत, सच बोलना, ठीक है। अब आगे चलते हैं नाजरीन। आ गया बजट, यानी कि बजट। अब बजट के अंदर क्या होगा? अभी हमें लारे लप्पे दे रहे हैं कि जी आपको बड़ी रिलीफ देंगे, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यार, ये क्या मतलब, हमें इन्होंने क्या समझा हुआ? हम क्या, हमारे चेहरे पे लिखा हम लोग शिकारपुर से आए हैं क्या? मतलब हम आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अबे रिलीफ मिलने वाला है यार। यकीन करो, बिजली का बिल देख के मैं परेशान हो जाता हूं। यकीन करो, परसों मैंने बिजली का बिल देखा है, झूठ नहीं बोलूंगा आपको, पेट खराब हो गया मेरा। बोलना नहीं चाहिए टीवी पर, मैं आपको बात बता रहा हूं। परसों मेरा बिजली का बिल आया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, और लोगों की तरह मुझे कोई शौक नहीं है। बिजली का बिल मैंने खुद भरना है, किसी और ने तो भरना नहीं है। हक हलाल की जो कमाई है उसी से ही भरना है, सही है। और जो हक हलाल की खाएगा उसको थोड़ा बहुत तो इससे दुश्वारी होगी बिल से। मैं आपको सही बात बता, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। भाईजान, आप हमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दो, आप बिजली के रेट वापस कर दो, आप पेट्रोल सस्ता कर दो, आप हमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दो, ठीक है। हमें बहुत बड़ा रिलीफ नहीं चाहिए। आप अपना इनकम टैक्स ना अपने पास रखो। आप हमें यार चीज़ें सस्ती करके दे दो, फिर आप भले इनकम टैक्स काट लो। यार, टैक्स भी काटोगे, चीज़ें भी महंगी दोगे, फिर यहां आकर एंकर आपकी तारीफें भी करेंगे, वाह 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 वाह। फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत सारे आए चले गए भाईजान। ये मिफ्ता इस्माइल साहब, जो आजकल आपने देखा होगा बच्चों की सालगिरहों पे जाके भी लेक्चर दे रहे होते हैं, ये भी तो वजीर खजाना थे ना। कोई काम किया इन्होंने? बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया, बहुत बड़ा रिलीफ। इनसे बड़ा कोई टोपी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं पूरे पाकिस्तान में। मिफ्ता इस्माइल साहब से बड़ा कोई टोपी नहीं है। आगे नहीं बनना इन्होंने कभी वजीर खजाना। ये वह ऐसे ही बच्चों के लेक्चर ही देते रहेंगे। मेन एम ये, इन्होंने कहा 12 लाख तक हम इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट करेंगे और बाकी लोगों का पैसा सफेद कर देंगे। हमें मामू बना के सारे अमीर लोगों को इन्होंने रिलीफ दे दिया। ये पिछलों को तो घसीट सकते हैं ना यार, अभी वालों को तो नहीं बोल सकते। फिर आए वो
असद उमर साहब, चीखा निकाल दूंगा, चीखा निकाल दूंगा। वो चीखे निकाल दूंगा वाले लोग होते हैं। देखो, एक बदइखलाक बदजुबान आदमी जो होता है ना, वो अपने मोहसिन का भी नहीं होता। देखो, आज उसको भी छोड़ गया जिसने उसको बनाया था वजीर खजाना। असद उमर को धेला नहीं पता था फाइनेंस कैसे चलानी है। मुझे नहीं पता उसको फाइनेंस मिनिस्टर किस बात का बनाया गया। यकीन करो, उस आदमी को धेला नहीं पता था। इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाते आप, वो अच्छा करता। प्लानिंग मिनिस्टर बनाते, अच्छा करते आप। लेकिन यकीन करो, उस बंदे को धेला नहीं पता था फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने कैसे चलानी है। मैं जाऊंगा अकमल चौधरी साहब की जानिब, जो कि एक माशी तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो रहे हैं। थोड़ा सा अचंभे का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन सर, हमारे पढ़े लिखों ने हमें बताया था कि जिन लोगों ने आइंदा वजीर बनना नहीं, उनको भले जितना चाहो खींच लो। तो इन दोनों का मैंने जिक्र इसलिए कर दिया, वरना और लोगों का तो थोड़ा बहुत चांस है, उन पर कोई तनकीद नहीं की। जी अकमल चौधरी साहब, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, बहुत बड़ा रिलीफ। जरा बताएं क्या बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं आप करंट की सूरत में हमें? कौन सा रिलीफ और कैसा रिलीफ, मुझे तो नहीं पता कोई रिलीफ मिल रहा है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी रिलीफ। अब वो टैक्स को जो है ना, वो सुनने में आ रहा है, इट्स नॉट येट अनाउंस के सैलरीड क्लास को जो है ना कोई थोड़ा सा दे देंगे ये लोग रिलीफ के। वो भी जो है ना जिनकी सालाना तकरीबन 12 लाख तक आमदनी है उनको। अच्छा, 12 लाख तक आमदनी में भी ना स्लैब ऊपर नीचे कर देंगे कि 12 लाख जिनकी तनख्वाह थी अगर वो पहले 10% टैक्स दे रहे थे, चलो उनका जो है ना वो 7% कर देते हैं, और जो नीचे वाले थे उनको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे। और दिस इज रिलीफ, बट जो बात जो है ना वो इन रिलीफ से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इस वक्त आप देखें ना, इन्होंने नेक्स्ट, अभी मैं देख रहा था, जो नेक्स्ट जीडीपी का जो टारगेट इन्होंने रखा है दैट इज 4.72 और 4.2% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट इन्होंने रखा है, जो कि अचीव तो नहीं हो सकेगी, लेकिन स्टिल आप एक लम्हे को जो है ना वो एज्यूम कर लें कि चलेंगे ये 4.2% जो है ना वो जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर लेते हैं। और महंगाई का ये लोग रखा है 6.5%, ठीक है ना, 6.5% महंगाई रहेगी। तो अब 6.5% महंगाई है एक तरफ, दूसरी तरफ 4.2% जीडीपी ग्रोथ है, तो तकरीबन जो है ना ये 2% का तो यही डिफरेंस आ गया। उसके बाद जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें से जो आबादी में इजाफा होगा उसको भी आप माइनस करें, जो कि अनऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 2.5% के हिसाब से हमारी आबादी सालाना बढ़ रही है। तो नेट जो हमारे जीडीपी में इजाफा होगा वो तकरीबन 1.8% के लगभग होगा जो ग्रोथ अचीव करेंगे। और 1.8% इजाफा होगा तो उसको मैं एज्यूम करता हूँ कि जो नेट इनकम है या पर कैपिटल इनकम है वो भी 1.2% जो है ना वो नेट बढ़ेगी। एक तरफ 1.2% जो है वो इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो है वो महंगाई बढ़ रही है 6.5 से। तो इसमें कहाँ आपको रिलीफ मिलेगा? अगेन लोगों की जो है ना परचेजिंग पावर जो है वो कम होगी, जिसके नतीजे में जो है वो लोग चीजें खरीद नहीं सकेंगे, इंडस्ट्री बंद होगी। मेरे ख्याल से ये आपने मेरा सवाल का जवाब काफी हद तक वाजे दे दिया है। दूसरी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है वो ये है कि जनाबे वाला, एक तरफ हमें ये बताया जा रहा था कि मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करना बहुत बुरी चीज़ है, वगैरह 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 वगैरह, नाजायज़ है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। फिर अचानक आसमानी मोड़, ट्विस्ट इन द स्काई, बिटकॉइन बहुत अच्छा है, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, मुल्क बिटकॉइन की तरफ जाएगा, मुल्क जनाब क्रिप्टो की तरफ जाएगा, हम खुशहाल हो जाएंगे, आज डिस्को डांस। ये क्या है? एक दिन आप किसी चीज को बुरा कह रहे हो, अगले दिन बोल रहे हो कि ये मुल्क के लिए अच्छा है। मैं मान जाता हूं मुल्क के लिए अच्छा है, आई एग्री, मैं इसमें डिसएग्रीमेंट में नहीं हूं। नाजरीन, मैं आपके डिनाइल पे क्वेश्चन उठाना चाहता हूं। यानी चंद दिन पहले तक अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का नाम लेता तो आप उससे दस्तों गिरेबां हो जाते, उसे धक्के देते, उसे कहते भाई मुल्क से निकल जाओ, तुम क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हो, ये नाजायज़ है, ये फलां है, इसकी हैसियत ये है, इसकी हैसियत। और कुछ दिन के अंदर आसमानी मोड़ आता है और आप पता नहीं मौसम के साथ बदल जाते हो और कहते हो साहब ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे शिकवा क्रिप्टो करेंसी के अच्छे होने पर नहीं है, मुझे शिकवा आपके एटीट्यूड के साथ है, अवाम के भी, हुकूमत के भी। आप किसी दिन एक चीज़ को बिल्कुल नाजायज़ कहते हो, अगले दिन कह देते हो ठीक है, एक दिन पहले उसके इस्तेमाल करने वाले को मुजरिम कहते हो, दूसरे दिन उसको हीरो कहते हो। यार ये अपना एटीट्यूड तो ठीक करो ना यार। आप लोगों के साथ तो कोई बहुत ही बड़ा कोई दिमागी मसला है। बहैसियत कौम के बात कर रहा हूं, हुकूमत की सिर्फ बात नहीं कर रहा, अवाम की बात कर रहा हूं। आप लोगों के साथ कोई इशू है,
देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, सीरियसली यू मस्ट सी द डॉक्टर। डोंट वांट टू सी द डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। मैंने आपको पहले बोला था नाजरीन कि आप एलईडी के दौर में ट्यूब लाइट हैं, और मैं आप लोगों की इस्लाह नहीं करूंगा, क्योंकि नाकाबिल इस्लाह लोगों की इस्लाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अकमल चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब जाऊंगा। आपके साथ ही प्रोग्राम हो रहा था कुछ महीने पहले, तो क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक मैं बात रहा था। मैंने आपको बताया कि रुझानात ये हैं कि क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक हुकूमत वाज़े नहीं है, गैर वाज़े पॉलिसियाँ हैं, कोई निज़ाम नहीं वज़ा किया गया, और एक तरफ क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल करने वाले लोगों को की पकड़ धकड़ भी करते हैं, दूसरी जानिब आप सारी दुनिया को जाकर कहते हैं कि आपका बिटकॉइन का रिजर्व आने वाला है। सर, यह खुला तवाब नहीं है? जी अकमल चौधरी साहब, बिटकॉइन रिजर्व, स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व जो है वो कायम इससे पहले जो है वो सिर्फ अमेरिका ने अब तक किया है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिजिटल एसेट्स का। मतलब ये ऐसे ही होगा जैसे जो है ना गोल्ड के रिजर्व होते हैं हुकूमतों के पास, या फॉरेन करेंसीज के स्टेट हुकूमतों के पास भी नहीं, जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है तो गोल्ड रिजर्व उसके पास होते हैं, या ये फॉरेन करेंसी स्पेशली डॉलर के रिजर्व वो भी वो स्टेट बैंक के पास होते हैं, या जो लोकल करेंसी होती है उसके रिजर्व भी हुकूमत के पास होते हैं। तो अब जैसे डिजिटल एसेट्स है ना, एक नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तो इतनी नहीं है लेकिन इमर्जिंग करेंसी है, तो इसका भी जो है ना वो रिजर्व कायम किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो बने नहीं है, और कोई भी जो चीज है वो कानून रूल्स और उसके रेगुलेशंस के बगैर इम्प्लीमेंट हो नहीं सकती। तो ये अभी फिलहाल जो है ना सिर्फ ऐलानात हैं। दूसरी तरफ वो जो बिजली 2000 मेगावाट का जो उन्होंने किया है कि ये इसको हम मुख्तस करेंगे फॉर बिटकॉइन या क्रिप्टो माइनिंग, तो उसके ऊपर आईएमएफ ने भी ऑब्जेक्शन उठाया है। और वैसे भी अनटिल अनलेस हमारे पास अगर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता इस क्रिप्टो करेंसी में डील करने का, उस वक्त तक ये चीजें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इनको आईएमएफ से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरे एफएटीएफ है वो भी इसके ऊपर जो है वो सवाल उठा सकता है। तो इट नीड्स टाइम। एंड लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर ये होगा ना क्रिप्टो तो किस तरीके से होगा। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर लिया और लोग उसमें खुलेआम ट्रेड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर इस क्रिप्टो का काम होगा भी तो उसका या तो स्टेट बैंक के अंडर में जो है ना वो दिया जाएगा, तो ये स्टेट बैंक जो है ना वो उसको कंट्रोल करे, फिर क्रिप्टो बैंक या खोले जाएंगे। क्यों कंट्रोल करेगा? नहीं, स्टेट बैंक क्यों कंट्रोल करेगा? आपसे सवाल है। स्टेट बैंक ने बड़ा बैंकों को कंट्रोल कर लिया। स्टेट बैंक की मौजूदगी में ही बैंकों ने सारे ये काम किए जो किए माजी के सालों में। स्टेट बैंक की मौजूदगी में ही डॉलर के रेट की मैनिपुलेशन हुई। स्टेट बैंक क्या करेगा? स्टेट बैंक कौन सा कोई नौजुबिल्ला कोई ऐसी कोई वो अलामत है? एक इदारा है बस, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर जैसे सारे इदारे काम कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं। स्टेट बैंक जो है ना, स्टेट बैंक रेगुलेटरी बॉडी है नंबर 1। नंबर 2, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इस मुल्क के रियासत के जितने भी असाजात हैं वो स्टेट बैंक ही उनका अमीन है, स्टेट बैंक के पास ही रखे जाते हैं। अनटिल अनलेस के आइन में तब्दीली करके या कानून न बनाया जाए कि ये क्रिप्टो के रिजर्व क्रिप्टो जैसे काउंसिल इन्होंने बनाई है, ठीक है ना, तो वो इसको ऑथराइज करेगी। लेकिन ज्यादा चांसेस बहरहाल यही है कि स्टेट बैंक ही इसको रेगुलेट करेगा, इसके बैंक्स बनेंगे और इसमें जो भी क्रिप्टो डिस्क्लोज होगी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होगी। बिल्कुल ऐसी जैसे आपके पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं तो गवर्नमेंट को पता होता है का तो मकसद ही ये है कि निकल रहे हैं, नहीं देखिए क्या टैक्स कट रहा है, अकमल चौधरी साहब, मैं आपके साथ मुत्तफिक भी हूं, सिस्टम होता है। लेकिन मैं जरा आपको वाजे कर दूं कि क्रिप्टो का मकसद ही ये है कि एक तो रियासत, दूसरा ये कि बैंकारी निज़ाम एक इस्तेहसाली निज़ाम है, सारी दुनिया इसको रिकग्नाइज़ कर चुकी है। जदीद मालियाती निज़ाम ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान मकरूज़ है और इस हालत को पहुंचा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों से मावरा है, ना तो ये किसी हुकूमत के ताबे है और ना ही ये किसी रियासत के ताबे है, ना ही ये किसी निज़ाम या बैंकारी के ताबे है। यही तो इसकी खुसूसियत है। इसी वजह से तो ये बेचा और ख़रीदा जा रहा है क्योंकि लोग इस पे कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। नहीं, जो देखें मैं एक बात बताऊं,
अब उसको मैं काउंटर करता हूँ आपकी बात को। जैसे डॉलर्स हैं, जैसे सोना है, जैसे करेंसी है, क्या ये स्मगलरों के पास नहीं होती? क्या ये मुजरिम या जुर्म करने वाले लोगों के पास क्या ये करेंसी नहीं होती? इसका क्या मतलब है कि वो करेंसी खराब हो गई? हाँ। तो यही केस जो है ना वो क्रिप्टो का भी जैसे है। पाक रुपी है, ये स्मगलरों के पास भी है, फराडियों के पास भी है, रिश्वतखोरों के पास भी है, 2 नंबर लोगों के पास भी है, चीटरों के पास भी है, और शायद ज्यादा इन्हीं लोगों के पास है, कम हम गरीबों के पास है। तो इसके माने ये तो नहीं है कि रुपया खराब है, इसके माने ये है कि लोग सही नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ, यही चीज क्रिप्टो पे भी अप्लाई होती है। मतलब अगर उसका हम इस्तेमाल सही कर लेंगे तो क्रिप्टो में भी कोई हर्ज नहीं है, और उसको इस्तेमाल सही करने के लिए ही कवानीन बनाए जाते हैं कि जी ये उसको उसको उसके जब रेगुलेशन बनेंगे तो बताएंगे कि जी ये बंदा खरीद सकता है, ये बंदा बेच सकता है, ये इसके बैंक है, इनसे आपने लेना है, जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर इतने पैसे कटेंगे। तो इससे हुकूमत का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और लोगों का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। हाँ, वो ब्लैक मार्केटिंग है ना, जैसे चल रही है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग अपनी चलती रहेगी, उसको आप इससे कंपेयर ना करें। ये एक प्रॉपर रेगुलेटेड सिस्टम होगा जिसके ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल होगा, ये चीजें उसकी नॉलेज में होंगी, तब जाके ये है ना ये चीजें। हम ये नहीं समझे कि उसमें से जो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट हो के हमारे सिस्टम में आती जाएगी वो वाइट क्रिप्टो करेंसी होती जाएगी, ठीक है ना। उसकी आप सेलिंग कर सकते हैं, उससे आप चीजें भी खरीद सकते हैं, वो हमारे मुल्क के लिए कसासा बनेगी। बट ऑन दी अदर हैंड वो जो ब्लैक मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं तो वो तो एज इट इज चलता रहेगा, तो उसको लीगल करने की तो बात ही नहीं हो रही ना। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो ये बड़ा अहम नुकता आ गया आपकी तरफ से। मुझे मैंने नाजरीन आपको बताया ये क्रिप्टो माइनिंग का सिलसिला शुरू हुआ, क्रिप्टो रिजर्व की उस पर बात हुई। नाजरीन मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा सवाल, आप लोग ऐसी गलत बातें क्यों करते हैं बहैसियत कौम या फिर हुकूमती सतह पर भी कि एक चीज़ नाजायज़ है, गलत है, ख़राब है? अब कल तक आपको पता है एक साहब थे इस मुल्क के अंदर जो कि रियल एस्टेट के सो कॉल्ड बादशाह तस्वुर किए जाते थे, शहर के बाहर उन्होंने पड़ाव डाला था, उनको मैं पीर बाबा कहता हूँ। उनकी हाउसिंग सोसाइटी में पानी भी आता था जब और कहीं पानी कराची शहर में नहीं आता था, बिजली भी आती थी। आज वो डिफ़ाल्टर हो गए हैं, डिफ़ाल्टर होने के बाद उनकी हर चीज़ की नीलामी हो जाएगी। पहले उनका नाम लेना मना था, अब हर आदमी उनका नाम ले रहा है, बगैर नाम लिए मैंने उनका नाम ले दिया। आप लोगों के साथ ये मसला क्या है? एक दिन आप किसी के पीछे भागते हो, बोलते हो इससे बेहतर आदमी कोई नहीं, दूसरे दिन आप कहते हो कि ये बुरा है। ये समझ नहीं आती मुझे बात। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी है, एक दिन आप बोल रहे हो उनके पीछे लगे हुए हैं जो क्रिप्टो करेंसी का काम कर रहे हैं ये लोग गलत हैं, ये फलां हैं, और महान के पास के बिटकॉइन निकल आए, इतनी बड़ी बड़ी आपने बातें कर ली। अगले दिन आपने कह दिया भाईजान ये तो जायज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुल्क की तरक्की होगी। मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, आई एग्री। पहले मैं डिसएग्री करता था लेकिन अब मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसके फिनोमिना को पढ़ा है मैं एक चीज़ समझ गया, इसको आप रोक नहीं सकते, और इसमें बड़े बाअसर और ताकतवर लोग दाखिल हो चुके हैं, और जब बाअसर और ताकतवर लोग दाखिल हो जाते हैं तो तरीके भी निकाल लेते हैं किस तरह से उसको लीगलाइज करना है, सिस्टम का हिस्सा बनाना है, और वही हो रहा है। नाजरीन, दुनिया के अमीर तरीन शख्स जनाब इलोन मस्क क्रिप्टो करेंसी को बैक करते हैं। आप किस खेत की मूली हो? बुरा तो नहीं लगा मेरी बात? इलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन आदमी क्रिप्टो करेंसी को बैक करता है, उसको जस्टिफाई करता है, उसको पेट्रोनाइज करता है। आप किस खेत की मूली हो क्या आप कहते हो कि हम नहीं करेंगे? आपको भी करना पड़ेगा और मावरा होगा ये तमाम चीज़ों से। नाजरीन आप देख लीजिएगा, एक दिन ये आएगा, सब पे छाएगा, सबको खा जाएगा। आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। यहाँ पर मैं दोबारा से अकमल चौधरी साहब की जानिब आऊँगा, थोड़ा सा पलटा खाऊँगा। चौधरी साहब, ये जो रिलीफ के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, पर हमको तो बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल डलवाएगा कैश पे उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाएंगे, जो कैश बैंक से निकाल लेगा चाहे वो एक बेवाही क्यों ना हो, पर वो फाइलर ना हो, तो आप उसके पैसे काट लोगे। मुझे बात समझ नहीं आती, आप मुझे समझाएं कि ये कैसी रिलीफ है, ये क्या छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप ये पैसे काट के क्या खुशी मिलेगी आपको, मैं जानना चाहता हूँ। इंतहाई नामुनासिब बात है कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, नेटवर्क हमारी जो है वो
इतनी उसकी रीच नहीं है रिमोट एरियाज तक, रूरल एरियाज तक। और फिर ऐसा मुल्क जहाँ पे गुर्बत की शरह 42.5% हो, यानी समझिए जिस मुल्क की तकरीबन आधी आबादी गुर्बत या गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही हो, जिनका जो है ना वाहिद सस्ती जो है वो सवारी मोटरसाइकिल हो, उनको आप कहेंगे कि जी आपने 2 रुपए जो है वो ज्यादा महंगा पेट्रोल लेना है। और जो बंदा अफोर्ड कर सकता होगा, जिसके पास क्रेडिट कार्ड होंगे, जिसके पास डेबिट कार्ड होंगे, वो जो है वो इसको 2 रुपए कम में नहीं तो डलवाएगा। क्रेडिट कार्ड हर किसी को इश्यू तो नहीं हो सकता ना अकमल चौधरी साहब, बैंक हर किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करके नहीं मैं देता। आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब इनका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि करेंसी को, सॉरी, जो हमारी इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। जाहिर है जो बंदा पेट्रोल कार्ड वगैरह से डलवाएगा तो उसके बिलिंग वगैरह होगी तो वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी और एक सिस्टम में आ जाएगी वो चीज। तो उस चीज को करने के लिए ये लोग एक आम, भाई हमारे यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हमारी आधी से ज्यादा आबादी जो है वो तो इनकम टैक्स और टैक्स से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उनके ऊपर टैक्स देना बनता है। जिनके ऊपर टैक्स देना बनता है आप उनके ऊपर हाथ ही नहीं डाल रहे। जो अरबों रुपए कमा रहे हैं और चंद हजार रुपए टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर हाथ डालने के लिए आप कोई इकदाम नहीं कर रहे, ना आप अपनी टैक्स बेस को बढ़ा रहे। वहां पे बड़ी बड़ी मछलियां जो है वो आपका टैक्स का जाल तोड़ के बाहर चली जाती हैं, और जो छोटी मोटी बेचारी गरीब मछलियां हैं, जो गरीब आदमी है जिसको अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हुआ है, उसको यार आप सफर से भी महरूम अब ये कर रहे हो। बाइक आप पे जो उसके लिए दिलाने पेट्रोल जाते हैं महंगा सर, कर रहे बुरा हो। ना पता नहीं मानिएगा, कौन से सुकरात इनके पास बैठे हुए, मेरी तो समझ से बाहर है यार। इन लोग के पास कौन बैठा हुआ इस किस्म के फजूल मशवरे देता है? यार आपने इकोनॉमी को डिजिटल करना है तो आप चलो उसको इंसेंटिव दे दो यार, बजाय ओरिजिनल कीमत से 1 रुपया उसको कम में दो ना। थोड़ा सा पेट्रोल के ये जो कमीशन ले रहे हैं जो पेट्रोल पंप मालिकान है, उनके कमीशन में 1 रुपया कम कर दो कि यार ये 1 रुपया जो है ना जो आपसे कार से पेट्रोल मिलवाएगा आप उससे ले लें। इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ओरिजिनल प्राइस उससे रखी है जिसके पास कार्ड है, और जो 2 रुपए ऊपर वो देगा जिस बेचारे के पास कार्ड नहीं है। तो सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि उनको कार्ड देना। बेनजीर कार्डों के ऊपर पलने वाले जो हैं वो आपको क्या नाम है उसका क्रेडिट कार्ड बना के उसमें से पेट्रोल डलवाएंगे। अफसोस की बात है यार, मेरा तो यकीन करें बिल्कुल दिमाग जो है ना वो इस किस्म की नाइंसाफी और नाअहली के ऊपर जो है वो हुआ है। मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ इस बारे में, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ देही वोटर जो है जिन्होंने हुकूमत को वोट देकर भेजा है या जिन्होंने वोट डाले हैं, वो लोग ख़ुद सोचें कि उनको पेट्रोल अब बड़ी गाड़ी वाले कार्ड वालों से ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और जैसे अकमल चौधरी साहब ने कहा कि ये पता नहीं कौन मशवरे दे रहा है, लेकिन जो भी मशवरे दे रहा है भाई, आपकी जहानत को मेरी तरफ से बड़ी अप्रिशिएशन, क्योंकि इतनी ऊंची सोच लाना ये तो आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा कि ये अब महकमा मेरे ख़्याल से किसी न किसी वक्त पर जाकर तो ये ख़त्म कर देंगे इसका क्या बोलते हैं यूटिलिटी स्टोर का, तो अब वेलफेयर पैकेज कहाँ से आएंगे? अभी अगर ख़त्म नहीं भी करते कभी ना कभी तो ख़त्म कर देंगे। तो आवाम को तो वेलफेयर चाहिए ना, बजट का ताल्लुक इससे तो नहीं है कि आप खाली टैक्स इकट्ठा कर लो, आपने वापस वेलफेयर भी तो करनी है। उस सिलसिले में क्या कहेंगे? लेकिन बजट को हमने पता नहीं है ना वो क्यों मिसजज किया है। बजट का मतलब लोग ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो सिर्फ टैक्स लगाएगी। भाईजान, हुकूमत में सिर्फ टैक्स लगाना नहीं होता, टैक्स खर्च भी करना होता है। हुकूमत का काम ही ये है कि वो जो अमीर लोग हैं, जो एलीट क्लास है, जो ज्यादा कमा रहे हैं अपने हिस्से के मुताबिक टैक्स पे, और उस टैक्स को गरीब आदमियों के ऊपर खर्च किया जाए। हमारे यहाँ जो है ना वो सिस्टम थोड़ा सा रिवर्स है। हमारे यहाँ जो है ना वो गरीबों से टैक्स जमा किया जाता है, उसके बाद सूद की शक्ल में जो है ना वो मुनाफाखोरों को सबसे पहले दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। उसके बाद जो हुकूमत के अपने खर्चे हैं, उसके बाद तनख्वाहें हैं, उसके बाद पेंशन हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई थोड़ा बहुत बचता है तो ले दे के वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर जो है ना वो खर्च हो जाता है। वो डेवलपमेंट में से भी कट उस वक्त लगता है जब हुकूमत के टारगेट पूरे नहीं होते। तो हमारे यहाँ तो सिस्टम ही सारा का सारा रिवर्स है। पूरी दुनिया में जो है ना डायरेक्ट टैक्सेस को प्रमोट किया जाता है, इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे सेल्स टैक्स को जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी सेल्स टैक्स हो गया, पेट्रोलियम लेवी हो गया, या रेगुलेटरी ड्यूटीज दीगर इकसाम की हो गई, वो सारी इम्प्लीमेंट करके गधे घोड़े सब बराबर किए जाते हैं। मतलब गेहूं के साथ जो है ना वो गेहूं को भी जो है ना पीस देते हैं, बल्कि लेट में रिवर्स इट कि गेहूं के साथ गेहूं को पीस देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आबादी हमारी ज्यादा गरीबों की है और उनको आप लोग ज्यादा रगड़ देते हो। मतलब 4-5 अगर आप आज भी ये हुकूमत चाहे ना
तो 4-5 बड़े अगर बिलियनर्स को पकड़ ले तो उनसे इतना टैक्स निकल आएगा कि हुकूमत को किसी दूसरे पर टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन इस गैर मुनसिफाना बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ दिया, बड़ी गहरी बात की आपने। अगर हुकूमत उन लोगों को पकड़ ले तो फिर हुकूमत, खैर एनीवे एक तो कभी कभार अकमल चौधरी साहब भी ज़्यादा सच बोलना शुरू कर देते हैं। आप भी मेरी तरह कहीं दवाई तो नहीं खाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी आज दवाई ना खाई हो, आप ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं, आपने जो है ना जज्बाती कर दिया ना असल में इसकी हम की मतलब, एक तो आप जो है ना वो गरीबों को खून निचोड़ रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम रिलीफ दे रहे हैं। मतलब ये तो जख्म के ऊपर नमक पाशी है ना मेरे भाई। मैंने तो यही पढ़ा ना, जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया। मैंने तो हर जगह पढ़ा अवाम को बहुत बड़ी रिलीफ दे दी गई। मैंने कहा पता नहीं भाई क्या रिलीफ मिल गई। मैं अकमल चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ, मुझे तो पता नहीं है। ये बड़ा अहम नुक्ता था। अकमल चौधरी साहब हमारे साथ शो में शामिल रहे, आपका बहुत शुक्रिया जनाब अकमल चौधरी साहब। बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई, मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा में बह गए। बुनियादी बात यही है नाजरीन, अब हमने दिफा के अंदर तो ख़ुद को हिंदुस्तान पर गालिब कर लिया। अब मईशत की जंग भी हमने लड़नी है, मईशत की जंग भी हमने जीतनी है। और मईशत की जंग जीती जाती है गुर्बत का ख़ात्मा करके और रोज़गार के मौक़े पैदा करके। मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि अगर आपने मईशत की जंग जीत ली तो फिर दिफा की जंग और ज़्यादा मौसर तरीके से आप हिंदुस्तान के साथ जीतेंगे। अगली दफ़ा हिंदुस्तान के और दांत खट्टे करेंगे। आप सबसे पहले गुर्बत का ख़ात्मा करें, महंगाई कम करें और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा करें। दुआएं भी आपको मिलेंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि जो कोई ऐसा इनिशिएटिव करे अल्लाह ताला उसको कामयाब भी करे, आमीन। यहाँ पर नाजरीन वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।